आज हमारे साथ है RS 2021 टॉपर चंद्र प्रकाश तिवारी जी। सर स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। सर की रैंक है ये 273 और इन्होंने 2021 के एग्जाम में बड़ी मेहनत से इन्होंने ये रैंक हासिल की है। आपको सर के इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, सर अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे और सर आपको कुछ टिप्स भी देंगे। और सबसे खास बात, सर ने कौन सी मिस्टेक की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, सर वो भी बताएंगे आपको। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं सर के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। सो प्लीज सर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी है और मैं अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ और RS 2021 में मैंने 273वीं रैंक सिक्योर की है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ, तो सर जब रिजल्ट आया तो सर आपको क्या उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी रैंक आ जाएगी अच्छी? उम्मीद तो पूरी थी, उम्मीद के मुताबिक रैंक नहीं आई, थोड़ा पीछे रह गए। बाकी तो रैंक अच्छी आनी थी। तो आप इसका मतलब 2023 वाला अटेम्प्ट भी दे रहे होंगे? जी, अभी वापस से दे रहा हूँ। वापस दे रहे हैं, ओके। और आप में 273 रैंक पे आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? जी, लगभग तहसीलदार मिलना। तहसीलदार, ओके। सो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में मेरे जो फादर हैं वो तो किसान हैं और उसके अलावा माता आम गृहिणी हैं। बड़े भाई हैं वो JEN हैं और छोटे भाई हैं वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वापस से RS। वो भी RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने ये जो सफलता अर्जित की है ये सेल्फ स्टडी से की है या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया था? सर ये मेरा चूँकि सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर को ज्वाइन किया हुआ था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने सेल्फ ही दिया है। सेल्फ ही दिया है आपने। हाँ, तो सर अब आपकी जर्नी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं चाहूँगा आप बताइए स्कूलिंग बैकग्राउंड के बारे में, आप कैसे स्टूडेंट थे और फिर कॉलेज में, और फिर उसके बाद आपकी RS की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपको इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, एक मोटिवेशन आता है कि हमें भी बनना है, तो वो सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्कूलिंग तो मैं स्कूलिंग से आम विद्यार्थी था, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने 12th किया उसके बाद अब सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मुझे मिला तो मैं पहली बार में ही जो 3rd ग्रेड टीचर लग गया था। प्राथमिक लेवल से 3rd ग्रेड टीचर लग गया था और ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा मैं भारत सरकार का सबसे कम उम्र का सरकारी कर्मचारी था उस समय का और 2013 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हो गई थी। उसके बाद से ही 2016-17 के दौरान जो हमारे एक सीनियर थे वो जैसे ही SDM बने उसके बाद मुझे इसकी प्रेरणा मिली कि भाई मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। और उसके बाद मैं जहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी बांसवाड़ा, सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में थी। तो वहाँ एक SDM आए थे प्रकाश चंद्र रायगढ़ जी। उन्होंने मुझे एक ऐसे ही छुट्टियों के कारण कोई नोटिस दिया था तो उसके बाद मेरे मन में वापस से जिज्ञासा जागी कि मुझे भी RS बनना चाहिए। तो सर आप सबसे यंग एज में बता रहे हो, तो आपकी उस टाइम पे एज क्या थी? उस समय मेरी एज थी 17 साल 10 महीने। 17 साल 10 महीने, बट आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 18 होती है। जी। तो ये सब कैसे है? ये सर चूँकि 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष उम्र मांगी थी और मेरी दिसंबर में एलिजिबल में हो रहा था, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने पोस्टिंग पहले ही दे दी थी। अच्छा, तो फिर इतना सा एडजस्ट एक तरह से हो गया है ना। ओके सर, सो आप अपनी RS जर्नी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें। मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट RS 2018 का दिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला था, लेकिन कुछ कारणों से जैसे मेरे पिछली बार 2018 में 4th पेपर में मेरे 63 नंबर थे। इसके कारण मैं जो फाइनली जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया। बाकी ऑल ओवर जो 3 पेपर थे वो बेहतर थे, मेरे राजस्थान में सबसे अच्छे नंबरों में से थे तीनों पेपरों में, लेकिन एक पेपर के कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। मैंने वापस से अपनी गलतियों को देखा कि मैं कहाँ वीकनेस है मेरी और वापस से 2021 वाले की तैयारी करना शुरू कर दिया और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। तो वो आपका जो पेपर था वो 4th पेपर हिंदी इंग्लिश जी। तो आपने उसको जैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस बार 21 में आपने कैसे कवर अप किया उसको? उसके लिए जैसे 2018 में मुझे पता चल गया था कि भाई क्या क्या गलतियाँ, मैं अपने आप में मानता था कि मेरी हिंदी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन 21 में मैंने ऐसा नहीं मानते हुए सारी चीज़ों को वापस लिख के प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की और जिसके कारण इम्प्रूव हुआ और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। ओके, और आपको क्या लगता है आंसर राइटिंग कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है? क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसका जो स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है रैंक में। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि भाई अपना आंसर लिख रहे हैं कि कितना प्रभावशाली आंसर होना चाहिए। यदि आंसर आपका प्रभावशाली नहीं होगा तो अगले को भी नहीं लगेगा कि आपको नंबर देने चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके टैलेंट का शो नहीं है, आपकी कॉपी है वही आपको जज करेगी
और उसी से आपके मार्क्स मिलेंगे, फाइनली रैंक भी उसी के आधार पर तय होगी। इसलिए आंसर राइटिंग, मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग हर आदमी को करनी चाहिए जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। डेली 1-2 घंटे लिखना चाहिए। डेली 1-2 घंटे उस टॉपिक पे लिखना चाहिए। बिल्कुल। और आपका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या था, वो आपने उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करी? इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू की जो स्किल्स होती हैं उन पे ध्यान दिया था। उसके अलावा मॉक इंटरव्यू दिए थे, कई सारी जो कोचिंगें जो बाहर कंडक्ट कराती हैं उनमें मॉक इंटरव्यू दिए थे। और फाइनली हालांकि मॉक इंटरव्यू का फ़ायदा ये होता है कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व और बोलने का जो तरीका है वो निखर के आ जाता है। बाकी तो क्वेश्चन पुटअप करने वो तो वहाँ इंटरव्यू बोर्ड जो करता है वो अपने हिसाब से ही करता है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे लक डिपेंड करता है? लक तो डिपेंड करता है, लेकिन भाग्यवाद की जगह कर्मवाद ज़्यादा प्रभावशाली है मेरे हिसाब से। और आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम? जी, मैं हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से, ओके सर। सो आपने आपने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की? पहले आप बताएं प्रीलिम्स के लिए, फिर बताएं मेंस के लिए। क्योंकि मैं एक लंबे समय से तैयारी में जुटा हुआ था और पहले से मैं शिक्षा विभाग का कर्मचारी था, तो मुझे इस चीज़ का तो अनुमान था कि भाई क्या पढ़ना चाहिए आगे के लिए। तो उस हिसाब से प्रीलिम्स के लिए तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरा स्कोर भी शुरू से ही अच्छा रहा है। अभी तक मैंने 3 एग्जाम दिए हैं आरएएस के, बहुत अच्छा स्कोर रहा है कितना प्रीलिम्स रहा? का। लगभग 150 के आसपास है, 150 तीनों बार लगभग। अच्छा है, फिर तो बहुत अच्छा है। जैसे इस बार भी मेरे 166 नंबर हैं, जो शायद सर्वाधिक नंबर हो सकते हैं, पता नहीं प्रीलिम्स मुझे। में है ना? जी। तो प्रीलिम्स का तो मुझे कभी कोई डर रहा नहीं। उसके बाद रही मेंस की बात। मेंस के लिए यदि प्रीलिम्स के यदि आपके आंकड़े अच्छे हैं और आपकी विचारशीलता, सोचने की टेक्निक ठीक ठाक है और आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहते हो, लेखन प्रैक्टिस डेली करते हो, राइटिंग स्किल्स अपनी सुधारते हो, तो मेंस में भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। फाइनली बात आती है फिर इंटरव्यू की। इंटरव्यू में तो आपका व्यक्तित्व है, जो प्रीलिम्स से लेके मेंस तक, और जो आप आसपास जो चीज़ें आपके घटित होती हैं उनके बारे में कितनी आपको जानकारी है, उसके हिसाब से इंटरव्यू आपको मायने रखता है। तो सर आपको क्या लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? ये न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व का निखार न्यूज़पेपर से आता है। आपकी वैचारिक शक्तियाँ हैं, आप क्या सोचते हो। न्यूज़पेपर में जो एक आलेखन वाला एक पॉइंट आता है जिसमें बहुत सारे लेखक अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उन विचारों के साथ आप यदि डेली देखोगे तो उन विचारों में कभी-कभी भिन्नता भी आती है और हो सकता है आपके विचार उनसे मेल नहीं खाते हों। फिर आप उन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, और देश और दुनिया के बारे में डेली की न्यूज़ आपको अपडेट करते रहनी चाहिए। ओके सर। और आपने टेस्ट सीरीज दिया है? जी, टेस्ट सीरीज रेगुलर दी। तो वो ऑनलाइन दिया है ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन दिया। ऑफलाइन दिया है। तो कितने दिन पहले आपने देना स्टार्ट कर दिया था? टेस्ट सीरीज के लिए तो प्री के बाद जो मेंस आता है उसके समय से टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया। टेस्ट सीरीज, और उनमें आपका स्कोर क्या होता था? स्कोर लगभग अच्छा रहता था। अच्छा रहता था। तो जैसा कि आप मेरे को बता रहे हैं कि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे नंबर हैं और 166 है ना, लेकिन आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि मेंस में या फिर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं नंबर कम रहे होंगे जी, तभी रैंक थोड़ी पीछे आ गई जी। तो क्या रीज़न रहा होगा? जी, मेरे हिसाब से तो कुछ तो कमियां रही होंगी, लेकिन अभी का इस बार का जो स्कोर लेवल है वो भी थोड़ा कम है मेंस का, तो उस हिसाब से शायद हो सकता है उनमें कोई गलतियाँ रही हों। अब लेकिन जैसे फर्स्ट पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है, ये थोड़े लेंथी पेपर होते हैं, और यदि मार्किंग टाइट होती है तो मार्क्स भी कम आते हैं। और उसके अलावा कुछ और मिस्टेक रही होंगी, बाकी वो कॉपियाँ देखने के बाद और पता चलेगा किस प्रकार से क्या है। अच्छा, तो और इंटरव्यू में आपको क्या लगता है? इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे? इंटरव्यू मेरे 60 के आसपास थे, शायद 59 है। 59, अच्छा। लेकिन इंटरव्यू का तो ये है कि मेरा इंटरव्यू था वो चेयरमैन साहब के बोर्ड में था, जो आरपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, संजय सोत्रिया सर के बोर्ड में था, और फर्स्ट राउंड में ही मेरा इंटरव्यू था, तो इसलिए मार्क जज कर पाना तो शायद मुश्किल होता है इंटरव्यू का क्या होता है। लेकिन इंटरव्यू का लेवल था वो मेरा काफ़ी टफ था, क्योंकि ना तो मेरे एरिया से संबंधित था, ना मेरे क्षेत्र से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। वो शायद मैं उनको तैयार करके नहीं गया था, उससे आउट ऑफ मेरे एक्सपेक्टेशंस के परे था वो। और जहाँ तक मेरे को लगता है सबका कहना ये होता है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं फिर अगर आप आरएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी जॉब के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। जी, तो आपसे भी पूछे गए थे? मेरे से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब इस वजह से थोड़ा एक तरह नंबर कम आ गए होंगे। शायद हो सकता है। अब इस चीज़ का तो इंटरव्यू का तो पता लगाना मेरे हिसाब से, मुझे ये पता चल ही नहीं पाता है कैसे क्या है इसका। इट्स ओके। और सर आपने नोट्स और बुक किसको ज़्यादा फॉलो किया? सबसे पहले तो जिन नोट्सों को आपको अच्छे लगते हैं शायद पहले नोट्सों को पढ़ना चाहिए,
उसके बाद यदि नोट्स आपके क्लियर हो जाएं तो बुक्स भी पढ़नी चाहिए, टाइम हो तो उस हिसाब से। टाइम हो तो। और आप कुछ बुक्स के नाम बता सकते हैं जिन्होंने आप पढ़ा हो? जैसे पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत है, वो पॉलिटी की उसको बाइबल बोला जाता है। उसके अलावा एनसीईआरटी जो हैं, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए। ज़्यादा बड़ी जो रेफरेंस बुक हैं उनको ना प्रेफर करके, क्योंकि आरएएस का सिलेबस जो है जो उनकी डिमांड करता है उस हिसाब से। और अभी जो राजस्थान कला संस्कृति और ज्योग्राफी के लिए जो राजस्थान अध्ययन की बुकें हैं, 9वीं और 10वीं की, 9वीं में राजस्थान का इतिहास है, 10वीं में कला संस्कृति है, वो बुक शायद अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है राजस्थान के एग्जामों का, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है अभी। मेंस के लिए भी उनमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप निबंध में भी, ऐसे में जो हिंदी का जो ऐसे आता है उसके लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। बाकी तो साइंस के लिए तो जो बेसिक 10वीं तक का जो सिलेबस है, टू द पॉइंट उसको पढ़ना चाहिए। ओके, यानी कि 9, 10 और एक तरह से 11, 12 तक का काफ़ी होता है। और सर जो आरएस टॉपर होता है, आप एक टॉपर ही हैं, आपको तहसीलदार पोस्ट मिल रही है, तो आरएस टॉपर का एक डेली रूटीन क्या होता है? वो कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं? क्या वो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं? मेरे हिसाब से ये चीज़ें मिथक हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग चॉइस होती है वो कैसे पढ़ता है। अब जैसे आपने किसी टॉपर को सुना होगा कि वो बोलते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। शायद 8 घंटे किसी से पढ़ना मुश्किल है मेरे हिसाब से। मेरा तो यही मानना है कि व्यक्ति को खुद के हिसाब से जितना वो कंफर्ट जोन में जहाँ जाता है उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है। आपने कितने घंटे पढ़े? मेरी जैसे रेगुलरिटी में 4-5 घंटे तो पढ़ते हैं। 4-5 घंटे। और फिर जैसे थोड़ा बहुत फ्री टाइम भी होता है, तो आप उस टाइम में खुद जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, ये सब आप करते थे? फ्री टाइम में जैसे क्रिकेट खेलना मुझे बड़ा पसंद है। उसके अलावा जो आजकल मोबाइल वगैरह देखते हैं, तो मोबाइलों में जो नई नई न्यूज़ें देखने को आती हैं वो देख लेते हैं। बाकी सोशल मीडिया से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है इतना। तो सर देखा जाता है कि काफ़ी स्टूडेंट प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपके साथ भी हुआ होगा, आप जैसा कि आपने बताया सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन फर्स्ट में आपका नहीं हुआ, तो वो एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आता है कहीं ना कहीं। तो उससे बाहर कैसे निकले? वो एक फेज आता है कि नहीं हो रहा, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे कैसे खुद को मोटिवेट करें? देखो, मोटिवेशन तो व्यक्ति में सेल्फ होना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी दूसरे को देख के आदमी मोटिवेट होता नहीं है। बाकी रही बात, यदि कोई व्यक्ति एक बार फेलियर में आता है उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसको फेलियर को नेक्स्ट सक्सेस के रूप में व्यक्ति को लेना चाहिए। और जब तक, यदि मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, स्वाभाविक सी बात है कि कभी न कभी फेलियर तो उससे मिलना ही है, हमेशा सक्सेस मिलेगी नहीं। तो हर चीज़ के दोनों पहलुओं को साथ में लेकर चलना चाहिए, और जो भी फेलियर चीज़ है उसको नेक्स्ट सक्सेस के रूप में देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओके सर। और सर आपने कोई ऐसी मिस्टेक की प्रिपरेशन के दौरान की जो इनको नहीं करनी चाहिए, कि इससे अवेयर रहो? जैसे मैं बताना चाहूँगा, एक तो क्या है कि अभी नए लड़के जो प्रिपरेशन करते हैं तो शुरू में पढ़ के वो अपने आप को समझते हैं कि मैंने पूरा पढ़ लिया है, बाकी वो लिखते नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई पेपरों का जो सिलेबस है उसको लेते हुए और पुराने पेपरों को देखते हुए राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही करो, भले ही आपको कुछ नहीं आता। हाँ, मतलब पहले दिन से एक तरह से बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले दिन जब आप तैयारी करने जाते हो तो उस समय तक ही आपको ऐसी, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको पता होता है, तो आप उसको लिख सकते हो ना कि मैं क्या लिख सकता हूँ। और उसी पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आप तैयारी करने के दौरान 6 महीने के बाद लिखो, तो दोनों में इफेक्ट आएगा। तो आप समझना कि आप किस लेवल पे हो। ओके। और आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं? उसके लिए तो यही है कि जैसे सिलेबस को देखते हुए उसके सिलेबस के सेक्शन अलग अलग करते हुए आपस में रिलेट करते हुए आगे आगे बढ़ना चाहिए, और पुराने पेपरों को देखते हुए अपनी प्रैक्टिस आगे करते रहना चाहिए। और टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों जगह। और सर आरएस के अंदर देखा जाता है कि काफ़ी, ऐसे बोला जाता है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो क्या इसमें जितना भी सिलेबस है वो सारा पढ़ना जरूरी है, या फिर उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना चाहिए? सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट मत देखो आप। जैसे सब्जेक्ट यदि देखते हो तो 26 से 27 सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि इसमें 26 सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ेंगे? 26 से 27 सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में जो सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट को नोटेट करते हुए पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपने पॉइंट नोटेट कर दिए तो सिलेबस इतना लंबा नहीं बनेगा। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, व्यक्ति जैसे
यदि फर्स्ट बार जो लोग तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। अब मेरे हिसाब से यदि आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो जो लास्ट में जो पेपर के 5-6 दिन होते हैं तो उसके दौरान अपने अंदर ऐसा होता है कि अब यार इतना बड़ा सिलेबस है, मेरे याद है नहीं है, कैसे मैं लिख पाऊंगा। तो यदि शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप उस सिलेबस को पर डे पढ़ सकते हो, एक दिन में आप पूरा सिलेबस कर सकते और हो। शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए या फिर किसी और के नहीं, भी खुद चल के शॉर्ट नोट्स होने खुद के चाहिए, होने दूसरे में तो आप समझ ही नहीं पाओगे। हाँ। जैसे मेरे खुद के हैं अभी शॉर्ट नोट्स, उनको यदि किसी दूसरे को दूं तो वो नहीं समझ पाएगा। नहीं, क्योंकि देखा जाता है कि आजकल के टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है, तो नहीं, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद के। और पॉइंट टू पॉइंट बनाओ तो वो बेस्ट रहेगा। हाँ, तो सर आप ये बताइए कि आरएस की 2023 में या फिर अब जो भी अपकमिंग हुए उनमें आरएस की डिमांड क्या है एक्चुअल में? देखो, अभी जो 2018 के बाद जो आरएएस का सिनेरियो बदला है, 2016 तक स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। अभी उसको स्टैटिक को वर्तमान के परिदृश्य में देखते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है। स्टैटिक पोर्शन को लेटेस्ट पोर्शन से जोड़ते हुए क्वेश्चन की डिमांड अभी जो की जा रही है उसके हिसाब से अपने आंसर प्रिपेयर करनी चाहिए। ओके सर, सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो आई होप आपको सर के इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने का मिला होगा, सर की जर्नी से। सर ने कुछ जो इन्होंने मिस्टेक की थी वो आप ना करें, इसलिए सर ने वो भी बताई है। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए इंटरव्यू में, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।